साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया के बीच एक वॉर होती है और इस वॉर में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद हार जाती है। प्रशियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार वे इतनी अच्छी आर्मी के साथ हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आता है उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। और इस हार का कंसिक्वेंस क्या होता है? प्रशिया को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में दे देनी पड़ती है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। प्रशियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स बस उतना ही करें जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान लें। और इस तरीके से एक 8 years एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, दी प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस होता है। And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडेंट हो, अपने सुपीरियर्स की हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इस 8 year के एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें, ना कि इतना कि वे खुद के बारे में सोचने लगे। एंड प्रशियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिज़ल्ट उन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज़ थी जो इस वर्ल्ड में बहुत ही तेज़ी से फैल रही थी। गेस कीजिए क्या? साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकॉनमी बहुत ही तेज़ी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी और अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे। बट अब वर्ल्ड पे मशीन्स डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं। जितने प्रोडक्ट्स एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना दे रही थी। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड्स में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर के बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था और अब डिफरेंट कंट्रीज़ अपना एजुकेशन सिस्टम इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती है। और इस बारी सोल पर्पस क्या होता है? इस बारी सोल पर्पस होता है एक ऐसी जनरेशन तैयार करना जिनके क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो है वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह लेबर्स की जो कमी थी वे धीरे धीरे पूरी होना शुरू हो जाती है। उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, बट दिक्कत अंग्रेज़ों के सामने भी थी, और वो दिक्कत थी कि वे थे तो बस कुछ ही, और इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल में करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था।
साल होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मकाओ, जिसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा हुआ, एज द लॉर्ड मकाउले के नाम से, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वह इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। एंड अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये मोर और लेस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है, लोग सोच रहे होंगे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला ही तो चाह रहे हैं, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, पर सच क्या था? वेल, आप खुद मकाउले से सुन। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बना रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मानने लगे थे। आप शायद सोच रहे होंगे, वाह, ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया था। पर खैर, अब तो 76 साल हो गए हैं आज़ादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया है ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट के बाद आपको अपनी इसी सोच पे हंसी आएगी। तो मित्रों, ये था पार्ट 1 या कहें चैप्टर 1। चैप्टर 2 के लिए बने रहिए।